तो हम लोग विजन आईएएस की मैगज़ीन कर रहे हैं अप्रैल मंथ की। और इसके साथ हम डिस्कस भी ये भी कर रहे हैं कैसा एमसीक्यू बन सकता है और मेंस में कैसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, उसके हिसाब से भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आप मेरे सारे वीडियो देख सकें और प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी का और मैं जो भी लेक्चर्स बना रहा हूँ उसको देखने की ट्राई करें। बहुत शॉर्ट वीडियो हैं। ओके, तो सबसे पहले आज समझते हैं यार, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सारे ऑनलाइन जस्टिस डिलीवरी देना चालू कर दिया। अब कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही ऑनलाइन कंप्लेन कीजिए और आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से आपका निर्णय किया जाएगा। तो कितना फास्ट हो गया आप सोच सकते हैं, बहुत सारे जगह, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट यूपीएससी ने क्या प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर यह क्वेश्चन जीएस 1 में ये क्वेश्चंस पूछ लिया दोस्तों। जीएस 1 में आप सोच सकते हैं डिजिटल का कहाँ पर क्वेश्चन चिपका दिया उसने, कि नगरीकरण। जिस प्रकार से नगरीकरण में वृद्धि हुई है, किसके कारण, डिजिटल के कारण नगरीकरण में वृद्धि हुई है और उससे संबंधित बहुत सारी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। वह क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में आप कुछ सुझाव दीजिए। यह क्वेश्चन था यूपीएससी जीएस 1 में। और जीएस 3 में एक और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का यूज़ किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा से दिक्कत खड़ा कर सकता है। साइबर सुरक्षा के साथ साथ लोगों के मूल अधिकार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार दीजिए। ये जीएस 3 में क्वेश्चंस था। तो आप सोच सकते हैं कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले हम यह समझ लेते हैं यार कि यह कैसे आपके मूल अधिकार को यह है डिजिटल दुनिया में मूल अधिकार को कैसे उल्लंघन करता है। फॉर एग्जांपल्स, आप किसी को मेल कीजिए और मेल में आप किसी को गाली लिख सकते हैं, कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी। और आज देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पोर्न वगैरह लोग देख रहे हैं, अधिकतर ऐसी डिजिटल होने के कारण, और यह वैश्वीकरण के कारण और ज़्यादा डिजिटल हो गया है इसमें। और बहुत सारे महिलाओं को धंधा किया जाता है इसकी मदद से। तो आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं आपके प्राइवेसी को हर्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी, कोई ना कोई आपकी प्राइवेसी को हर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए ताकत कहाँ से मिला। तो आर्टिकल 142 के तहत ताकत मिला। यह है यार, मान लीजिए ये इंडिया है। एक्चुअली में इस इंडिया में मान लो कहीं पर भी कोई कानून न हो और विधायिका ने अभी तक कोई कानून बनाया नहीं हो, अभी तक भी। तो मान लीजिए विधायिका ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है, विधायिका ने पूरे इंडिया के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, विधायिका ने अभी कोई इंडिया के लिए किसी ने भी कोई, या कार्यपालिका ने कुछ भी कानून नहीं बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है, उच्चतम न्यायालय कानून बना सकता है। उच्चतम न्यायालय तब तक के लिए कानून बना सकता है जब तक के लिए कानून है। अभी इंडिया में मान लीजिए कोई भी कानून नहीं है, तब उच्चतम न्यायालय कुछ समय के लिए कानून बना सकता है। और इसके बाद फिर विधायिका चाहे तो कानून बना सकती है, कार्यपालिका भी कुछ आदेश निर्देश जारी कर सकता है। तब तक के लिए तो भाई सुप्रीम कोर्ट है, जब तक यह काम न हो सके। और इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितना पावर है, अनलिमिटेड पावर आ जाता है भाई। अपने हिसाब से वो कुछ भी बना सकते हैं, और उनने यह इसलिए किया जाता है पूरा जस्टिस, पूरा न्याय देने के लिए, फुल जस्टिस देने के लिए। तो जब कोई भारत में कानून न हो तब आर्टिकल 142 का यूज़ करते हैं। ये कुछ भी डिक्री, आदेश कुछ भी पारित कर सकते हैं और पूरा वैलिड होगा इंडिया के अंदर। तो आइए सोचते हैं क्या हुआ है एक्चुअली में। यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत सारे जगह पे ऑनलाइन लाइव प्रसारण किया गया, ई कोर्ट मिशन मोड जैसा, पूरा ई कोर्ट किया गया, वहाँ से कंप्लेन किया गया, लोग ऑनलाइन कंप्लेन किए और पूरा लाइव प्रसारण की मदद से क्या चल रहा था, न्यायपालिका काम कर रही थी केरल वगैरह में, वही सब बताने की कोशिश की गई है। पूरा इंडिया में बताइए नहीं है, 342 जेलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा, पूरा इंडिया में तो है नहीं, पूरा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो वही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देख सकते हो
मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे जल्दी कानून ख़त्म हो जाता है। तो भाई आप ऑनलाइन तो जाने का कोई दिक्कत नहीं है, तो लंबित मामले बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। कोर्ट में वैसे भी 10-5 लाख केस पड़े रहते हैं पेंडिंग, वो जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। न्यायालय की दक्षता में, इफिशियंसी में वृद्धि आ जाती है। मतलब पहले कोर्ट में जाओगे तो फाइल करोगे उतने टाइम में, और ये जल्दी जल्दी निर्णय दे देंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। तो पहले अगर कोर्ट 20 केस सुनता था तो अब 30 सुन लेगा, 40 सुन लेगा, ज़्यादा जल्दी ज़्यादा केस सुन लेगा। यही बताने की कोशिश की जा रही है। रियल टाइम पे सब चीज़ मिल जा रही है, बहुत बढ़िया। और अवसंरचनाओं से कोई मतलब आप बस सड़क, आप कोर्ट में जाओ, वकील से बात करो और जज से मिलो, वो सब चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाता है सब चीज़। आंकड़े आपको सब फिक्स मिल जाते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही जीएस पेपर 2 के अंदर यह सिलेबस में है, आपको पक्का इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे है, क्योंकि पहले नागरिकों को कोर्ट के प्रति विश्वास नहीं होगा, इससे विश्वास भी बढ़ेगा। कैसे कह सकते हैं कि यह पारदर्शी है और जवाबदेही है, क्योंकि मान लीजिए ये कोर्ट है और ये इस बंदे ने कोर्ट में कुछ भी कंप्लेन फाइल किया, अब ये ऑनलाइन यहीं से जाके कंप्यूटर में सिस्टम में कर दिया है, ये यहाँ पहुँच गया है। अब ये लोग अपना निर्णय दे रहे हैं, निर्णय देंगे, ये आदमी बैठा बैठा देख रहा होगा, तो इसका कोर्ट का विश्वास हो जाएगा। और ये पारदर्शी है, मतलब कुछ भी यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहा है, बीच में कोई मीडिएटर्स वगैरह नहीं है, सीधे कोर्ट ये एससी सीधे सुनवाई कर रहा है, या हाई कोर्ट सीधे सुनवाई कर रहा है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीधे सुनवाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पारदर्शी बढ़ गया, और ये जवाबदेही बढ़ गया कोर्ट का, कि मतलब अगर कोर्ट ने कुछ भी गलत किया तो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएगा। तो यह और व्यवसाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब पहले इंडिया में इसलिए भी वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट में यह बोला जाता है कि इंडिया में इसलिए भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है यार, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। महिलाओं को मतलब अब जल्दी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकती हैं और वहाँ घर बैठे वो हो जाएगा, तो सामाजिकरण में बढ़िया होगा, मतलब सामाजिक सशक्तिकरण हो जाएगा कहीं ना कहीं महिलाओं का। यह भी आप जीएस पेपर से जोड़ सकते हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या कमियां हैं, और आप अपने पूरा सिलेबस को देखिए, कमियां आपको आराम से पता चलेगी। आप जीएस पेपर 3 कीजिए, वहाँ पर अवसंरचना वाला टॉपिक कीजिए, वहाँ पर डिजिटल अवसंरचना खोजिए, और वहाँ पे पता चल जाएगा आपको, हाँ दिक्कत है, वहाँ पे भी दिक्कत है, और भी आपको पता चल जाएगा इंडिया में। मतलब और आपको ज़्यादा नहीं टॉपिक हो, जीएस पेपर 2 खोलिए, वहाँ पे मानव संसाधन है, और मानव संसाधन में आप जल्दी से जा कर के तुरंत देखिए कि क्या मानव संसाधन इंडिया के पास है। मतलब पूरा कोर्ट में जो वकील वगैरह हैं, और इंडिया में इतना डिजिटल है व्यवस्था है, मतलब सबके जगह ऑनलाइन है, लाइव प्रसारण किया जा सकता है, सारे कोर्ट में है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और जो भी मतलब कि लोगों को क्या है, सबके बारे में जानकारी है इन चीज़ों के बारे में, तो ये भी बहुत बड़ा एक दिक्कत हो सकता है। और ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा समस्या हो सकता है इंडिया के लिए। मतलब किसी ने हैक कर लिया तो सोचो क्या होगा, मतलब यार वो कोर्ट में पेंडिंग रहेगा या नहीं रहेगा, कोई पता ही नहीं रहेगा कि उसका केस कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। और मान लो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो और उसका डेटा लीक हो गया, तो लोग उसको जान से मार सकते हैं, खुद ही फैसला लोग कर लेंगे, और तो मॉब लिंचिंग भी बढ़ जाएगा। यह भी आपको मतलब मॉब लिंचिंग बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं यह भी सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और बहुत सारा प्रोसीड्यूर समस्या है, बीच में कट जाए तो क्या दिक्कत होगा, मतलब आवाज़ अभी बात कर रहे हैं, लोगों को कैसे प्रमाण किया जाएगा कि तुम्हारा फैसला हो गया, गारंटी है, मतलब ये सब मैटर्स है यार इंडिया में। तो आप सुझाव दे वो समस्याओं वाला पक्का आपको याद रखना है, और ये आप सुझाव दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। शिक्षा, मानव संसाधन, आप अपने सिलेबस को देखिए, बस मानव संसाधन को देखिए, और भी चीज़ों को देखिए, और आराम से आप मतलब अवसंरचना वगैरह में आप ये सब बातें लिख सकते हैं। और पारदर्शिता अगर कहीं लिखना पड़े तो ई कोर्ट मोशन प्रोजेक्ट लिख सकते हैं, और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड लिख सकते हैं, बस इसकी मदद से न्याय दिया गया। और बस इसके बाद इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ना ज़रूरत नहीं है। और हम रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना यार, अब यहाँ पे देख लेते हैं यूपीएससी ने क्या क्वेश्चंस पूछा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी क्या, तो यूपीएससी ऐसा पूछ सकता है सहकारी संघवाद क्या है, तो जिस सहकारी संघवाद क्या है, सहकारी संघवाद क्या है। और ऐसा पूछ सकता है व्यावसायिक सक्षमता किसे कहते हैं, व्यावसायिक नैतिकता भी किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यावसायिक नैतिकता मतलब देश काल परिस्थिति में मानव कल्याण के लिए कोई भी कार्य जब किया जाता है और वो व्यावसायिक रूप से जो कर रहा है आदमी, वो सक्षम है और सही काम कर रहा है, और जिससे मानव कल्याण सुनिश्चित हो सकता है, तो उसको हम व्यावसायिक सक्षमता बोलते हैं या व्यावसायिक नैतिकता बोलते हैं। तो इसमें यह लिख सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनने
मतलब विज्ञापन को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया गया, क्योंकि कानून बनाने की कोशिश की जा रही है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को यह मतलब दिया, मंत्रालय को मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय को स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्स किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात बोली थी और ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम इसको एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का भारत में इसका सामंजस्य है, कहीं ना कहीं न्यायपालिका की बात मानी जा रही है। तो कुछ राज्यों ने रिस्पांस किया, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, और उसके मामले में वो सक्षम है। अगर बना रहे हैं तो व्यावसायिक रूप से सक्षमता आ गई, ये 100% लिख सकते हैं। यही इसमें इंपॉर्टेंट था कि व्यावसायिक सक्षमता में लिखा जा सकता है, सहकारी संघवाद में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। आप आराम से देख सकते हैं यार, एड वगैरह जो दी जाती हैं उसमें कितना मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, नैतिकता नहीं होता है। और इसमें आप ये मतलब ये सब चीज़ है, आप इसको भी लिख सकते हैं कि महिलाओं का मतलब जो सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं, और उसे संबंधित भारत में बहुत कम कानून है, कानून की कमी है, और जिससे बहुत सारी चुनौतियां हो सकती हैं। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जीएस पेपर 3 के अंदर मीडिया में ये क्वेश्चंस आ सकता है, मीडिया में ये बात लिखी जा सकती है। बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि सूचना का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आप सूचनाओं को जान सकते हैं, और जिसके कारण ऑलरेडी आप सोच सकते हैं सेंटर इन्फॉर्मेशन केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया है, राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। बस आपको यह बताना है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, वह किससे संबंधित है, बस उस पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो सूचना का अधिकार क्या है, एक मूल अधिकार है जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी जानने का अधिकार है कि भाई वो सूचना जान सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो। तो बस यही प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट था। और क्या होता है, सरकार वगैरह भी अपना खर्चा वगैरह करती है भाई, मतलब वो भी वोट वगैरह जब करते हैं तो प्रचार वगैरह करते हैं, तो एड मतलब सरकार के पैसे का ही देते हैं, और यह कहीं ना कहीं यार सरकारी समस्या है। तो इसमें लिख सकते हैं, मतलब आप इसको कहाँ कोट करेंगे, तो राजनीतिक नैतिकता में कोट करेंगे। राजनीतिक नैतिकता क्या है, इसे क्या कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने बोला था 7 सामाजिक पापों की संकल्पना दिया था, और वहाँ पे दिया था बिना सिद्धांत के राजनीति। और बस यही तो बात है, यही तो चीज़ हमें लिखनी थी कि राजनीतिक नैतिकता नहीं है कहीं ना कहीं विज्ञापनों में अगर ज़्यादा राज्य खर्चा कर रहे हैं। और बस यही क्वेश्चन इसमें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। दोस्तों आप आराम से कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए कि यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। और आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये सारा न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप रिपीट नहीं कर पाएंगे यार, सारा चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं। हमें क्या पढ़ना है, बस वही पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।